बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली सज़ा मुअत्तल करते हुए उनका रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन उसके बाद साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों के हवाले से आज वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास हुआ, ताहम उसमें भी कोई नतीजा हमें सामने नज़र नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा आज मुअत्तल करते हुए अदालत ने हुक्म दिया रिहाई का, ताहम साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। क्या मामलात और जो कानूनी उनके मसाइल है वो हल हो सकते हैं मुस्तक़बिल में, या मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए? जी, फ़िलहाल तो देखें, आज तकरीबन बहुत इंतशार और अफरा तफरी बढ़ रही है मुल्क में, और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, और अब जो डॉलर आज 319 रुपये तो बयान हो रहा है ओपन मार्केट में, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में कोई 322 323 का भी दस्तयाब नहीं था। और जो गैस की कीमतें फिर शायद वो बढ़ने जा रही हैं एक आध दिन में, बिजली की कीमतें और शायद बढ़ने जा रही हैं, और एक तरह से आप समझें कि जैसे कोई होता है ना कि मामलात किसी के काबू में नज़र नहीं आ रहे, किसी के भी काबू। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से मैं सिर्फ ये बताऊँ कि एक तो ये कि जो साइफर का मुकदमा चल रहा है ना, वो तेज़ी के साथ चल रहा है। जो इन कैमरा, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वो इन कैमरा तेज़ी के साथ चल रहा है, और उसमें मेरी जो प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं, और ज़ाहिर है कि जो उनके वकला हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, वो भी बहुत ज़्यादा बात बाहर नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, और वो मेरा ख्याल है कि उसका फ़ैसला शायद दोनों तरफ के वकला ही कह रहे हैं कि जिस तेज़ रफ्तारी से वो, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का जिस्मानी रिमांड दिया और जिसमें वो गिरफ्तार है, तो साइफर का जो मुकदमा है वो शायद सितंबर के आगाज़ में या दरमियान में कहीं उसका फ़ैसला सामने आ जाए, और उसमें वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ जा रही है, जो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। तो ये मामला जो हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, क्या ज़रा मियाँ शाहिद साहब से हम बात करते हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, उनसे पूछते हैं कि ये क्या उनको कल तक क्योंकि दिया गया है, कल उनसे कहा गया है कि उनको पेश किया जाए, तो क्या उनको अदालत में पेश किया जा रहा है, और क्या यहाँ पे उनकी नाअहली ख़त्म होने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसे मामलात यहाँ पे हमारे सामने हैं? मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ शाहिद साहब, ये बयान करें कि इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई या अभी है नाअहली, या क्या इस हवाले से क्या कहना है ज़रा का इलेक्शन कमीशन का? डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन कहता है कि PTI के चेयरमैन जो हैं उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सज़ा मुअत्तल हुई है। अभी सज़ा का मुअत्तली का जो फ़ैसला है वो भी नहीं आया। जब फ़ैसला आएगा तो फिर रीज़न्स देखी जाएंगी, लेकिन जो सज़ा मुअत्तल हुई है ये वो बरी नहीं हुए, और नाअहली उस वक्त ख़त्म होगी जब वो बरी होंगे या 5 साल मुकम्मल होंगे। तो क्योंकि 3 साल की सज़ा है, अगर उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, उनको बरी कर दिया जाता है, फिर तो वो नाअहली उनकी ख़त्म हो जाएगी उसी वक्त। लेकिन जब तक वो बरी नहीं होते उस वक्त तक उनकी नाअहली रहेगी। अगर वो सज़ा पूरी कर लेते हैं तो 5 साल बाद उनकी नाअहली जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरी इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात हुई है। अच्छा, और उनका कहना है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत उनकी जो नाअहली हुई है वो नाअहली सज़ा पर हुई है, और अगर सज़ा जो है वो ख़त्म होकर वो बरी हो जाते हैं इस मुकदमे से, फिर उनकी नाअहली ख़त्म होगी। वरना उनको सज़ा जो है अगर मुकम्मल होती है तो फिर उनको 5 साल की नाअहली जो है वो भुगतना पड़ेगी। अच्छा, ये यानी ये वही मामला जो नवाज शरीफ साहब का था कि सज़ा के बाद 5 साल और वो साल। जी अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये इलेक्शन कमीशन का नुक्ता नज़र है और इस पर वो जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कल तक का उनका रिमांड है, तो कल उनको पेश किया जाएगा इस्लामाबाद में? क्या यहाँ पे इंतजामात वगैरह के हवाले से क्या खबरें? डॉक्टर साहब, कानून तो ये कहता है कि PTI के चेयरमैन को ख़ुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा साइफर केस में, और कल तक का रिमांड है, जुडिशल रिमांड पर हैं वो, उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। लेकिन आपने देखा सर कि मुल्क के हालात चंद दिन से जो हैं बड़े ख़राब हैं, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, और वो मुजाहरे जो हैं मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब है।
तो हो सकता है कि जज साहब जो हैं वो अटक जेल चले जाएं, ये मुमकिन है, लेकिन कानून ये कहता है कि उनको यहाँ पेश किया जाए। और यह भी मुमकिन है कि आज रात 12 बजे तो 30 तारीख हो जाएगी, कि हो सकता है कि उनको रात को या सुबह अलग सुबह जो है वो पेश करके वापस ले जाया जाए, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बन सके कि लोग इकट्ठे हो जाएं या वो मुजाहिरीन जो कि बिलों की के मारे हुए जो हैं, जो बिजली के बिल के मारे हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं, तो उससे कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अटक से इस्लामाबाद आना जो है वो एक मसला है। वहाँ से आप 26 नंबर चुंगी से तो गुजरेंगे, और वो एक गुंजानाबाद इलाका भी है, और वो सड़कें जो हैं वो बड़ी मसरूफ़ सड़कें हैं, तो उस पर अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मुमकिन है कि ये सोचा जा रहा है इस पर कि क्या सूरत हाल की जाए, क्या उनको यहाँ पेश किया जाए या जज साहब जो हैं वो अटक जेल में जाकर अदालत लगा लें, क्योंकि ये मुमकिन है। इससे पहले भी कई मुकदमात में ऐसा हो चुका है कि अदालतें जो हैं वो जेल में लगी हैं, तो अब भी अदालत जेल में लग सकती है, लेकिन कानून ये कहता है कि मुलज़म को पेश किया जाएगा और वो वहाँ पर अदालत में आकर जो है वो अदालत का सामना करेगा। डॉक्टर साहब, अच्छा, मुझे ज़रा मियां शाह साहब ये बताएं कि आज काबीना का इजलास हुआ, अभी ये तो मुकदमे अब किस तरफ जाते हैं उसमें बात करते रहेंगे, लेकिन मैं तवक्को कर रहा था और काफ़ी लोग तवक्को कर रहे थे कि कोई ना कोई इसमें रिलीफ या कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी सामने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ बताया जाएगा लोगों को कि हड़तालें हो रही हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये खबरें आ रही हैं कि शायद बिजली और गैस के बिल मज़ीद उनको बढ़ाया जा रहा है, गैस को भी और बिजली को भी। ये ज़रा मुझे बताएं, और ये बताएं कि ये मतलब इसका हल क्यों नहीं निकाल सकी आज ये काबीना और हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत होती या कोई मुंतखब हुकूमत होती, इस वक्त हल इसका नहीं निकलना, क्योंकि IMF ने जो मुआहदा हमने किया है IMF के साथ, वहाँ पर हम हर चीज़ जो है लिख कर दे चुके हैं कि जो टैक्स जो है अप्लाई हो चुके हैं उनमें कोई टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, किसी टैक्स की रेशो जो है वो कम नहीं की जा सकती। और अब जो आज एक बड़ा फैसला हुआ है, हालांकि उससे पहले जो है ये कानून मौजूद है और सहूलत मौजूद है कि 4 किस्तें जो हैं वो कर दी जाएंगी 400 यूनिट वालों की, और उससे ऊपर जो सार्फिन हैं वो जाएं भाड़ में, जो मर्जी करें, उनकी किस्तें नहीं होंगी, लेकिन 400 वालों की 6 किस्तें जो हैं वो कर दी जाएंगी। किस्तों से क्या मतलब है? यानी इस महीने की किस्त अगले महीने का बिल ज्यादा आएगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगी, फिर उसकी किस्त उसकी, ये मुझे जरा बताएं, ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, जब 6 किस्तें होंगी तो एक किस्त जब अदा करेगा सारिफ, तो अगला जो बिल आएगा उसमें अगली किस्त जो है वो ऐड हो जाएगी, और जो उसके टैक्स हैं जिसमें GST वगैरह है उसकी शरह उसी तरह बढ़ जाएगी, और वो जो है 6 किस्तों में, यानी कि वो बिल जो है अगली रकम उसमें जो ऐड अप होती रहेगी, और वो 6 किस्तों में अपना बिल भी देगा, करंट बिल, और वो किस्त भी पे करेगा। ये तो नहीं, तो फिर अगले महीने की किस्तें करवाने जाएगा तो अगले महीने तो और बिल आएगा ना उसका ज्यादा। डॉक्टर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो किस्तों पे किस्तें पता नहीं कितने साल फिर चल जाएगी वो किस्तें, क्योंकि 6 किस्तें, इसका मतलब ये है 6 माह। अगर वो 6 माह की किस्तों में मजीद किस्तें करवाता जाएगा, ये तो ऐसे ही लग रहा है मुझे जैसे हम बाहर से कर्जा लेके सूद उतारते हैं। जी, तो कर्जा अपनी जगह रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक कर्जा लिया, उसका सूद उतारते उतारते जो है वो दादा जो है वो उसका जो पोता होता है वो दादा बन गया। नहीं, मुल्क देखें ना, मुल्क का हाल देखें, मुल्क में भी ऐसे। मुझे ये बताएं कि ये IPPs के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ये डिस्कोज कुछ नहीं, उस माफिया के, ये क्या है वो माफिया, इस निगरान हुकूमत को भी मतलब उन्होंने। डॉक्टर साहब, ये कहानी जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, ये 29 साल पुरानी कहानी है, ये आप आज की कहानी नहीं है। 1994 से ये कहानी शुरू हुई थी, 7 फेजेस इसके जो हैं अब तक चले हैं। इस कहानी में आप देखें कि उस वक्त जो बिजली की कीमत थी वो पैसों में थी, और फिर वो जो 1994 में जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए, फिर बिजली जो है वो रुपयों में हो गई, और फिर उसकी अदायगियाँ जो हैं उनके मालकान को डॉलरों में की गई, और जो वो मुआहदे किए गए इतने मुबहम थे डॉक्टर साहब कि उसमें जो 23% उनको मुनाफा दिया गया, एक तरफ वो बिजली बेचते थे, एक तरफ वो बिजली नहीं बनाते थे और उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलती थी, दूसरी जानिब उनको मुनाफा जो है 23% दिया जाता था, यानी 3 जगह पर वो लूटते थे। पहले वो बिजली बनाते थे महंगी, उससे पैसे कमाते थे, फिर वो बिजली नहीं बनाते थे, उससे पैसे कमाते थे, और फिर जो है वो जो 23% उस पर मुनाफा लेते थे। और इस मामले में आप देखें सर कि 2013 तक आपका जो कैपेसिटी पेमेंट थी। ये कौन से लोग हैं मुझे बताएं सर? ये लोग तो माफिया है ना, पर्दानशीन तो नहीं है, ये लोग जो हैं वो IPPs जो बड़े बड़े टाइकून हमारी हुकूमतों में भी रहे हैं,
ये लोग जो हैं वो मुशर्रफ दौर में भी रहे, ये लोग जो हैं वो हुकूमतों में शामिल रहे, और ये लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी दौर के हुकूमत में भी शामिल रहे, ये लोग नून लीग के दौर में भी हुकूमत में शामिल रहे और पीटीआई दौर में भी हुकूमत में शामिल रहे। इन लोगों के खिलाफ जो है हर दौर में इस हुकूमत में तो नहीं है ना, तो ये हुकूमत क्यों नहीं फैसला करती? डॉक्टर साहब इस हुकूमत में भी हैं, इस हुकूमत में भी हैं, क्योंकि इस हुकूमत में वही लोग हैं जिनको जो है वो गुज़श्ता पीटीआई की हुकूमत में या नून लीग की हुकूमत में भी इस सेक्टर में जो है वो बड़ा इन रहे हैं और इस सेक्टर पर उनका कब्जा रहा है, वो इस हुकूमत में भी मौजूद हैं। वो हर हुकूमत में मौजूद होते हैं। माफिया जो होता है वो हर हुकूमत में मौजूद होता है और हर हुकूमत में किरदार अदा करता है और जकड़ के रखता है इस मामले को। डॉक्टर साहब जो 2008 तक 2013 तक का जो दौर था, 15,000 अरब रुपए का मईशत को नुकसान पहुंचाया इन माफिया ने। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेंटल पावर जो आए थे वो 3,000 मेगावाट ऐड करने थे उसमें सिस्टम में, तो उसमें देखा जाए तो उसमें 14% जो है वो एडवांस दे दिया गया था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट। ये जो टर्की से आया था, जो कार के रेंटल पावर प्लांट जो टर्की से आया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे रेंटल पावर प्लांट थे जो एक मशीन पर कई पावर प्लांट जो हैं वो उनको कागजों में लिखा गया था, उनका ग्राउंड पे कोई वजूद नहीं था। 14% रकम जो है वो दे दी गई थी। एडीबी की रिपोर्ट है उस वक्त की और सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की रिपोर्ट है कि शायद 60 अरब रुपए तक का जो है वो इसमें घपला हुआ था। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त के किरदार जो हैं वो अभी भी बाहर हैं, अभी भी जो हैं वो अपने अपने जगहों पे जो है वो मुझे ये बताएं कि आईपीपीज जो हैं वो मतलब 8, 10, 15, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके जो बिजली बनाते हैं? डॉक्टर साहब इस वक्त डॉलर में वैसे लेते हैं और हुकूमत को बेचते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त 58 आईपीपीज जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। अच्छा। और 58 आईपीपीज में से बहुत से आईपीपीज ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत को उनको रिटायर करना चाहिए था। हुकूमत ने जब उनको 23% डॉलर्स में मुनाफा दिया और वो खा खा के मोटे हो गए, मोटे ताजे हो गए, अब उनको फारग कर देना चाहिए था। अब उनको नया नवाज दिया गया है कि वो उनको ये पैकेज दिया गया है कि वो अब ये किसने दिए पैकेज? ये किसने दिए? हर हुकूमत ने दिया है डॉक्टर साहब। पिछली हुकूमत ने भी दिया है, पीटीआई की हुकूमत ने भी, ये 16 माह जो हैं इन्होंने भी पैकेज दिया है। नून लीग की हुकूमत ने जो पहले 5 साल थे उन्होंने पैकेज दिया है। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन्होंने पैकेज दिया। और अब सूरत हाल ये है कि 58 आईपीपीज जो हैं वो 23,970 मेगावाट उनकी सलाहियत है और डॉक्टर साहब 41,450 मेगावाट हमारी टोटल सलाहियत है। लेकिन इस साल जो बिजली पैदा की गई, जो पीक बिजली पैदा की गई, वो 25,500 मेगावाट पैदा की गई। 15,950 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट दी गई क्योंकि वो बिजली सरप्लस थी। लेकिन आपने देखा कि मुल्क में जो बिजली का शॉर्टफॉल है, ज्यादा पैदा कर दी उन्होंने। और डॉक्टर साहब नहीं, ज्यादा पैदा नहीं की, बिजली की सलाहियत ज्यादा थी लेकिन बिजली जो पैदा की गई वो तलब से कम थी। अच्छा। इसलिए 7,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा है। 8,344 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई है क्योंकि वो बिजली पैदा नहीं कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद पैसे ले रहे थे। और उन्होंने ये पैसे जो है 3 फेजेस में लिए हैं। पहले उन्होंने 5,000 अरब रुपया लिया, फिर उन्होंने 480 अरब रुपया इसहाक डार साहब ने उनको दिया, फिर उन्होंने अभी 8,344 अरब रुपए अभी भी मौजूद हैं जो उन्होंने उनकी जेबों में जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी दिल नहीं भरा, इसके बाद भी जो खजाना लूटा गया है वो खजाना तो खाली हो चुका है। लोगों की जेबें जो है खाली हो रही हैं। लोग जो बिल दे रहे हैं इस वक्त, बिलों पर जो बाहर निकले हुए हैं वो इसलिए निकले हुए हैं कि उनके जो टैरिफ में, उनका टैरिफ कम है लेकिन उनके टैरिफ में जो है कैपेसिटी पेमेंट के पैसे नहीं। तो ये मुझे ये बताएं ना, वो तो सियासी शख्स, ये निगरान हुकूमत से तवक्को ये थी कि ये आके लोगों को और उन माफियाज को ख़त्म करेंगे। तो ये पब्लिक के सामने आके और ये लोग सड़कों पे देखें ना, हड़तालें होती हैं और मईशत बैठेगी, बिल जला रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ मुल्क जा रहा है। तो ये बताएं तो सही ना, आके वजीर ख़जाना बताएं या बाकी लोग बताएं तो सही कि ये क्या मतलब है कि ये कहना कि फैसला नहीं हो सका, तो ये क्या बात हुई? प्रेस रिलीज आ गई, ये तो कोई बात ना हुई मियां साहब। डॉक्टर साहब ये तो निगरान हैं, उससे पहले जो 5-5 साल जो है मुंतखब हुकूमतें रही हैं वो क्यों नहीं बताते रहे हुकूमत अवाम को कि क्या हो रहा है? क्योंकि वो शामिल रहे हैं। और ये निगरान जो हैं ये एक तो इनके इख्तियारात महदूद हैं, दूसरा इनमें वो जो है सलाहियत नहीं है कि जो वो बता सकें, और वो दबाव में भी हैं और कुछ कंप्रोमाइज्ड भी हैं कि वो बता सकें कि आईपीपीज क्या हैं, अवाम को जो लूटा जा रहा है, उनकी जेबों से जो बिलों के पैसे जो है निकाले जा रहे हैं वो किस मद में हैं। ये पीडीएम की हुकूमत, इनके ये जुलाई में जो टैक्सेस लगाने थे वो नहीं, यानी इससे पहले जो करना था वो जुलाई में डाल के, यानी जुलाई में नहीं वो अगस्त में डाल के इनके मत्थे डाल गए सारा, ऐसा हुआ है? डॉक्टर साहब देखें, ये मेरे पास मेरिट ऑर्डर है। हाँ। इसमें आईपीपीज जो हैं वो 70 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं।
अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि वो कहेंगे कि मजीद महंगी कीजिए बिजली? जी बिल्कुल, बिजली और महंगी होने जा रही है। 2 रुपए 7 पैसे तो कल जो है वो हेयरिंग होगी, हो सकता है 2 रुपए 7 पैसे कल महंगी कर दी जाए। और 70 रुपए जो बिजली पैदा करेंगे कारखाने और उस पर जो टैक्स लगेगा, तो फिर टैक्स लगेगा तो फिर ये पैदावारी लागत जो है 90 रुपए तक तो जाएगी। तो और 90 रुपए की बिजली जो है वो हमें जो बच रहे हैं, हम थोड़ा बहुत जो हमारा बचाव है वो हाइडल की वजह से है। हाइडल इस वक्त 10,000 मेगावाट जो है वो उसमें जब बास्केट में जाती है तो थोड़ी सी कीमत कम हो जाती है, जिसकी वजह से अवाम की बचत है थोड़ी बहुत। वरना ये जो इसकी कीमत है ये 70 रुपए से भी ज़्यादा है। और अगर वो सारी की सारी बिजली ये IPP से ली जाए, जो कि बिजली इसलिए नहीं ली जा रही है, सारी के बाकी जो कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है, अगर ये तमाम बिजली जो है वो पैदा कर ली जाए, तो तमाम बिजली इस्तेमाल कर ली जाए, तो लोग बिजली जो है वो यूज़ करना छोड़ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ इक़्तिदार के ईवानों में, राहदारियों में इसके बारे में कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है कि जो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बिल जलाए जा रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, यहाँ कुछ फिक्र है किसी को कि क्या हो रहा है मुल्क में? डॉक्टर साहब फिक्र और यहाँ क्या हो रहा है इस्लामाबाद? जी सर, डॉक्टर साहब फिक्र है तो वो उस अवाम को है जो बाहर निकले हुए हैं। फिक्र है तो उसको है जिसने रोटी खानी है, जिसके घर में दवाई नहीं है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है। यहाँ ईवानों में कोई फिक्र नहीं है। आप अभी जाके प्रोग्राम के बाद जाके देख लीजिएगा कि पार्लियामेंट लॉजेस की लाइटें जो हैं वो जगमग कर रही हैं, तो चारों हाउसेस जो हैं उनकी लाइटें जगमग कर रही हैं। हालांकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में उसी तरह रोशनी है और पार्लियामेंट लॉजेस के जो लॉजेस हैं उसमें उसी तरह जो है रहाइश मौजूद है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं? क्योंकि MNS तो वहाँ नहीं है, MNS तो जो है वो रिटायर हो चुके हैं, वो तो मुंतखब होएंगे तो वो आएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है उसे अभी तक मौजूद है। ये सारे का सारा ज़िया जो है पैसे का वहाँ तो हो रहा है शाहरा दस्तूर पर, लेकिन जो लोग सड़कों पर हैं वो लोग हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं है, वो परेशान है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये पेट्रोल भी बढ़ रहा है परसों या क्या है? उसके हवाले से क्या खबर है? डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत में डबल डिजिट जो है इजाफा सुनने को मिल रहा है। कब, किस तारीख? डबल डिजिट का मतलब है कि 10 से ऊपर? 10 से ऊपर। कल तक जो है समरी जो है वो तैयार हो जाएगी ओगरा की, और ओगरा की समरी जो है वो जरूरी नहीं है जो ओगरा समरी भेजे उसी पर जो है अमल किया जाए, क्योंकि ओगरा जो समरी भेजती है वो साथ ये भी ऑप्शन देती है कि कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि कीमतें बरकरार नहीं रहती, कीमतों को पर लग जाते हैं, और कल भी हो सकता है कीमतों को पर लग जाएं। और यानी आप ये कह रहे हैं कि परसों जो है वो पेट्रोल बढ़ सकता है 10 रुपए से ज्यादा या 10 रुपए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ सकती है। आगे आने वाले दिनों में गैस की कीमत भी बढ़ेगी, बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, किराए भी बढ़ेंगे। 50% बढ़ा रहे हैं, 50% गैस की कीमत। देखिए सर, पहले 100% गैस बढ़ चुकी है, 50% मजीद बढ़ा रहे हैं, और पेट्रोल जो है वो भी बढ़ रहा है, डीजल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, और जो LPG है जो कि आम बंदे का फ्यूल है उसमें भी, उसकी कीमत में भी सुना है कि इजाफा हो रहा है। वो ब्लैक मार्केटिंग में अभी भी बिक रही है, अभी भी 10 रुपए 20 रुपए जो है महंगी बिक रही है, और इस पर किसी भी कीमत अच्छा, पर मुझे किसी का कंट्रोल नहीं। एक बात सिर्फ ये बताएं कि आप अभी कह रहे हैं कि ये 90 रुपए तक या उससे आगे पीछे हो, तो यानी जो इस महीने बिल आया है इससे दुगना बिल होगा अगले महीने? देखिए सर, जो आपके टैक्सेस हैं वो तो वही रेशो हैं, लेकिन आपकी कीमत जो है बिजली की बढ़ती जा रही है। जैसे 300 यूनिट से ऊपर कोई स्लैब जाता है तो वो यकदम कीमत जो है वो 47 पैसे तक जो है 37 से 47 पैसे तक चली जाती है, और जब 700 यूनिट होता है तो 50 रुपए से ऊपर हो जाती है। जितनी महंगी बिजली पैदा हो रही है, अगर इसी तरह महंगी बिजली पैदा होती रही और टैक्सेस जो है वो बढ़ते रहे, तो फिर ये जो 90 रुपए तो इसका मतलब है कि सितंबर, अभी सितंबर लोगों की जो सितंबर कहा जा रहा है, ये अगला महीना जो है ये तो फिर तबाही लेकर आ रहा है अवाम के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगला महीना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं अगला महीना नहीं कह रहा, मैं अक्टूबर भी कह रहा हूं, मैं नवंबर भी कह रहा हूं, दिसंबर भी कह रहा हूं। लोग पहले सोचते हैं कि नवंबर दिसंबर में बिजली की जो है खपत कम हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारे बिल कम हो जाए, लेकिन उसी तरह आप देखा कि 5 रुपये 40 पैसे जो है बिजली पिछले दिनों बढ़ चुकी है, 2 रुपये 7 पैसे कल बढ़ेगी, और उससे अगले महीने एक और दरखास्त आ जाएगी। तो बिजली अगर खपत कम भी होगी नहीं, तो ये आपको ये मुल्क में जो हंगामे हैं ये किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं मेशा साहब? डॉक्टर साहब, मुझे कोई बड़ी जो है ना वो तूफान का पेश खैमा जो है वो नज़र आ रहा है। मैं कुछ गलत जो है वो मायूसी नहीं फैलाना चाह रहा, मायूसी फैलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह हंगामे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, इसको कंट्रोल करना निगरानों का काम नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए किसी बड़े इकदाम की ज़रूरत होगी। वो हो सकता है अल्लाह ना करे कोई वो इकदाम हो, क्योंकि जिस तरह हंगामे जो हैं फूट पड़े हैं, जिस तरह लोग सड़कों पे आ गए हैं, कोई लीडरशिप नहीं है,
और उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और अगर इसी तरह हंगामे जो है वो होते रहे और बिलों की जो आज लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई रिलीफ मिलेगा और रिलीफ भी नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? फिर मुल्क में अफरा तफरी है, और अफरा तफरी जब शुरू हो जाती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती सर। अच्छा मियां शाहिद साहब, ये यानी अब रिलीफ नहीं दे सकते, मतलब ये फुल स्टॉप लग गया, मतलब अब कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं करेंगे? देखिए तो सर, मतलब लोग सड़कों पे हड़तालें, हंगामे, तो मतलब ये तो मैं मेरी समझ से नहीं बाला तर है बात। यानी अगर ये भी कह देते हैं कि चंद रोज के अंदर कोई हम फैसला करने में, तो आज तो उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया ना कि IMF से बात करेंगे, वो इजाजत नहीं, खत्म हो गया किस्सा। और अगले महीने इतनी बढ़ जाएगी बिजली और पेट्रोल, 2 दिन बाद इतना होगा, और तो इसका मतलब ये है कि वो जो हंगामे हैं, अच्छा टैक्सेस तो कम कर सकते हैं, कम से कम IPPs को मुआहदे उनके साथ दोबारा लिखे जा सकते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो मतलब है कि बस जो मतलब इतना पैसा खाया है उन लोगों ने, उनको पकड़ते क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, इसका एक हल है। वो गंदम की भी एक रिपोर्ट थी, वो शुगर की रिपोर्ट थी, वो IPPs की रिपोर्ट बनी थी अभी, उनको पकड़ के क्यों नहीं पैसे निकलवाते उनसे? ये डॉक्टर साहब देखें, पकड़ने वाले अगर खुद उसमें हों, जो कि एहतसाब करने वाले, जिसमें वजारत तवानाई के जो जिम्मेदारान होते हैं, अगर खुद उसमें शामिल हों तो कौन पकड़ेगा? तो उन जो तहकीकात हुई हैं वो भी तो इन्होंने की हैं, तो वो कैसे, कौन पकड़ेगा जब खुद उसमें अपने इंटरेस्ट हों? इसमें डॉक्टर साहब एक हल है इसका, वो हुकूमत उस पर नहीं जा रही। टैक्सेस कम नहीं हो सकता क्योंकि हमने IMF को लिख कर दिया हुआ है, IMF के साथ मुआहिदा है। इसका हल क्या है? इसका हल सबसे बड़ा ये है कि 520 अरब रुपए की चोरी 1 महीने में खत्म हो सकती है। अगर वो खत्म हो जाए तो बिजली का बिल जो है वो नीचे आ जाएगा। चोरी तो ये खुद, ये डिस्कोज और ये सारे खुद इन्वॉल्व है ना, लेस्को ये बिल्कुल इन्वॉल्व है। हुकूमत अपनी रेट कायम करे, रियासत नहीं। अच्छा, और IPPs ने जो पैसा खाया इतने सालों में, उनसे अच्छा उनके जो मालकान है सारे पाकिस्तानी है ना? बिल्कुल सर, इधर ही मौजूद है, पाकिस्तान में रहते हैं। डॉक्टर साहब वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इतने मुबहम मुआहदे हैं कि वो उनका आर्बिट्रेशन जो होगा वो लंदन में होगा। ओहो, ऐसे दोबारा पकड़ के उनको, ये तो कोई इशू नहीं है। यहाँ बैठ के पैसा खा रहे हैं और अदालतें उन्होंने लंदन में रखी हैं अपनी। डॉक्टर साहब हमारे कवानीन भी तो है ना, हमारे कवानीन हरकत में कब आएंगे? वो क्यों नहीं आते? नैब की तहकीकात शुरू हुई थी ना, जो बार बार शुरू होती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, बार बार शुरू होती हैं इनके खिलाफ फिर खत्म हो जाती हैं। तो ये रिपोर्ट तो तैयार हुई थी ना तहरीक इंसाफ के दौर में, फिर कुछ भी नहीं कर सके, वो भी नहीं कर सके उससे पहले, उसके बाद ये। जी डॉक्टर साहब, पहले जो रिपोर्ट्स तैयार हुई थी वो रद्दी की टोकरी में जाती रही। नैब जो है वो जागती रही, सोती रही, नैब जो है वो अपनी आंखें बंद करती रही। लेकिन अब एक उम्मीद ज़रूर है कि अब जो है वो एहतसाब होने जा रहा है। वो एहतसाब होगा, IPPs का भी होगा, एहतसाब होगा जिन्होंने पैसा लूटा है उनका भी होगा, एहतसाब चोरों का भी होगा, और एहतसाब जो है वो होगा जो डिफॉल्टर है उनका भी होगा कि वो पैसा क्यों नहीं देते, बिल क्यों नहीं देते, जिन्होंने जो मुनाफा जो है 23% क्यों कमाया है, वो उसका भी एहतसाब होगा। एहतसाब ये भी होगा कि इतनी... आपको लगता है वाकई एहतसाब होगा? ये जो लोग सड़कों में निकले इसका रिएक्शन होगा, या यानी कैसे एहतसाब होगा? खुद बैठे हुए हैं वो, तो कैसे एहतसाब होगा? डॉक्टर साहब ये फैसला तो हो चुका हुआ है कि एहतसाब होगा। अब जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं वो एहतसाब के उस अमल को तेज करेंगे, क्योंकि जो एहतसाब करने वाले जो मशीनरी है वो इस पर बड़े गौर से और बड़े संजीदा होके उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब जो एहतसाब होगा वो बेलाग होगा, और जो एहतसाब होगा वो होगा और बड़ा बेरहमाना होगा, और जिसने भी लूटा है, जो भी जिसने लूटा है उसका हिसाब उससे लिया जाएगा। और हो सकता है कि लोगों को तकलीफ जो है वो ज़रूर हो, लेकिन अगर ये एहतसाब हो जाता है, जो कि होना है, तो फिर लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो भी कम हो जाएंगे। और जो डैम्स जो रुके हुए हैं, जो डिले हुए इस वजह से कि IPPs को फ़ायदा पहुंचाया गया, दयामर बादशाह डैम वक्त पर इसलिए नहीं बना कि IPP रेंटल पावर आने थे, जो नीलम जेलम इसलिए नहीं बना था और दोबारा जो है बंद रहा कि LNG आनी थी, वो जो है वो सारा का सारा एहतसाब जो है वो तो होना है। अगर वो एहतसाब हो गया जो कि होना है, तो वो जो डैम तामीर हो गए तो हमारी बिजली जो है वो जो रुपयों में है वो दोबारा जो है वो कम होती शायद पैसों में चली जाए, क्योंकि सोलर हमारे पास 30 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है, हमारे पास जो हाइडल है वो 60,000 मेगावाट का। साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद साहब। अच्छा, हमारे ब्यूरो चीफ ये कह रहे हैं कि जी हंगामे ज़्यादा होंगे क्योंकि हुकूमत के पास कोई इसका इलाज नहीं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी कल बिजली और बढ़ने जा रही है, बिजली के रेट, और अगले महीने और बढ़ेगी, और ये कहा जा रहा है कि जी हम तो अभी सस्ती
बेच रहे हैं, हमें तो और महंगी करके ये जो देनी माफिया चाहिए। बैठी है सारी जो यहाँ पे लेकिन डॉक्टर IPBs साहब की। मियां साहब ने एक और अच्छी बात की, कहा कि रियासती जो मशीनरी है वो नहीं, वो तो एहतसाब जब के होगा पीछे तब है होगा और ना। अब अभी तो एहतसाब देखें हर सूरत लोग में हैं रहेगा। सड़कों पे, एहतसाब की बात वो तो जब होगा तब होगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा ना। अभी तो लोग सड़कों पे हैं, किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंग रही। और ये पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाने की बात हो रही है 2 दिन बिल्कुल बाद। सर, बिल्कुल। और ये बिजली के बिल अगर ये इस फार्मूले के मुताबिक होते हैं तो इसका मतलब इस महीने से दुगने बिल होंगे अगले महीने। अच्छा, मार्केट्स बंद हो रही हैं, ताजे Shutter सड़कों down पे हैं, हड़ताल लोग है, खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई पुलों से छलांगे मार रहा है, कोई अपने बच्चे फेंक रहा है उठा के, कोई मतलब इस वक्त मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ है। और यहाँ पर कि कोई ऐसा मुझे तो बड़ी हैरत है कि मेरी तवक्को ये थी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें मुख्तलिफ शख्सियात बैठ के जो ख़जाना और तिजारत और तवानाई और ये सारे प्लानिंग्स हैं उसके हवाले से कौम को इत्मीनान में लेंगे। हमेशा काबीना के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आज वो भी नहीं हुई। तो अब मैं नहीं जानता कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं वक्फे के अगर वक्त टाइम है तो मैं आपको उसके बाद फिर मैं ये आपको बता सकता हूँ थोड़ा सा कि जो साइफर का मामला है, साइफर के मामले में क्या सज़ा, यहाँ तो ये सज़ा तजवीज़ हुई ना, लेकिन साइफर की जो कार्रवाई खामोशी से जारी है, यानी खामोशी से मुराद ये कि इन कैमरा वो कार्रवाई कहाँ तक जा चुकी है आगे, और अचानक वो सामने आ जाएगा। सर ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे नाज़रीन, उसका फैसला जी। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आपने कहा कि एहतसाब और ये जो रियासती उमूर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इनके नताइज हमें बहुत जल्द नज़र आएंगे। जी ये जो मामला है, जो साइफर का मामला है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इनके जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी बहुत तेज़ी के साथ, वो जो इन कैमरा जो मुकदमा चल रहा है ना, जो बाहर नहीं आ रही जिसकी कार्रवाई, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है, जिसमें GIT भी बन गई है, जिसमें बाकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ जो है वो प्रोसिक्यूशन वो डिमांड कर रही है कि मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन, और उसमें जाहिर है कि जो अंदर मौजूद वकला हैं और अंदर चूँकि मीडिया नहीं है बाकी, वो बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। और उसमें मेरा ख्याल से दिनों या हफ्तों के अंदर, वो सितंबर में ही कहीं शुरू के दिनों में ही उसका कोई फ़ैसला, वो जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, या जिसमें आज़म खान साहब तो कभी नाम उसमें है, लेकिन वो असद उमर साहब, ये जो 3-4 शख्सियात का है, ये मामला बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। तो उस तरफ जो है वो मेरा ख्याल से नज़र रखी जाए बाकी मामलात के साथ। दूसरा ये कि बिजली का बहरान ये सबके हाथ से लगता है निकल गया है, गैस का, महंगाई का, ये सारे मामला। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक और बात देखें, मैं थोड़ा सा वक्त है कि आपको ये बताऊं, क्योंकि ये बात करना भी, ये बातें करना भी ज़रूरी है। ये दुनिया की उभरती हुई ताकत जो कि इस वक्त नंबर 2 है, लेकिन नंबर 1 पे आने की दौड़ में है, चाइना। और चाइना जो है वो पहले वहाँ पे बादशाहत थी, ठीक है, वहाँ पर 1911 तक बादशाहत रही, और 1911 में वहाँ पे बादशाहत ख़त्म हुई। वहाँ पर सदियों से, हज़ारों साल, सैकड़ों साल से वहाँ पे बादशाहत थी। अच्छा, अब ये है कि जो आखिरी बादशाह थी उसको हम कहते हैं किंग यानी Q से QING, क्विंग डायनेस्टी, ठीक है। और उसके एक बादशाह थे जो कि ज़ियागुइंग, यानी JIAQING, ज़ियागुइंग, ये 1796 से 1820 तक ये हुक्मरान थे। ये इनके दौर में पीक पे चाइना की सल्तनत थी, और उसके बाद फिर वो डाउनफॉल शुरू हुआ। यानी 1820 के बाद से डाउनफॉल कौन सा शुरू होता है? ओपियम वॉर, ठीक है, फ्रांस आ गया, वहाँ आग लग गई, रशियंस के साथ लड़ाई हो गई, जिसको हम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कहते हैं। तो वो 100 साल शुरू हुए, तो वो 100 साल मतलब जैसे ओपियम वॉर ख़त्म हुई तो बरतानिया हांगकांग लेके चला गया। उस हांगकांग को वापस लेने के लिए चाइना का हांगकांग जो तब ले गया था बरतानिया पहली ओपियम जंग के इख्तिताम पे, उस हांगकांग को 155 साल के बाद चीन ने वापस लिया है, ठीक है। और आप सिर्फ ये देखें कि
बहुत सारे, तो वह जो इलाके निकल गए। चाइना ने 1820 में जब ये पीक पे था तो उन्होंने, उनकी जो किंग डायनेस्टी थी और ये जियाजिंग एम्परर थे, जियाजिंग द ग्रेट जिनको कहा जाता, तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने चाइना का नक्शा एक सामने लेकर आए, चाइना की एम्पायर का। और वो चाइना की जो एम्पायर है वो इस तरह से है कि वो अगर उसमें देखें तो उसमें नेपाल भी है, उसमें तिब्बत है, तिब्बत के साथ नेपाल है, अरुणाचल प्रदेश है, उसमें जो है वो अफगानिस्तान तक आगे जा रहा है, भूटान, आसाम, ये सारे इलाके उस एम्पायर का हिस्सा हैं। ये ताइवान, जी, ये वो है, ये 1820 का नक्शा है। 1820 के नक्शे में तिब्बत, ये पूरा तिब्बत, ये नेपाल, ये पूरे चीन के हिस्से हैं सारे, ठीक है, भूटान वगैरह, ये सारा, ये उनका असल नक्शा। और ऊपर ये फिर मंगोलिया, मंचोरिया, ये चूंकि मंचोस थे तो ऊपर मंचोरिया तक, मंगोलिया, ये सारे ऊपर के इलाके हैं। और फिर ये पूरा का पूरा चाइनीज एम्पायर है। ठीक है। अब इस नक्शे की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये नक्शा जो है, ये नक्शा चाइना जो है वो ये चाइना, इसको चाइना कहता है आज भी, ठीक है। और इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज यानी G20 समिट से कोई 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले, या आप समझें कि जो ब्रिक्स के कोई 5-6 दिन के बाद, चाइना ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। और वो चाइना डेली को अगर हम कोट करें तो उन्होंने अपना नया नक्शा जो है चाइना डेली पे ये शाये किया, ग्लोबल टाइम्स ने भी इसको, और ये उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और जो मिनरल जो मैपिंग करते हैं सारे, वो उन्होंने ये नक्शा जारी किया। और इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो चाइना का इलाका है। अच्छा, ठीक है। भारत की जो शुमाल मशरिकी रियासत है, इस नक्शे के मुताबिक वो जो है वो चाइना का हिस्सा है। और ये जहन में रखें कि इससे पहले चाइना जो है वो, चाइना इसको ज़ेंगनान कहता है, ज़ेंगनान, ठीक है, इस यानी अरुणाचल प्रदेश को वो ज़ेंगनान कहते हैं, ठीक है। और ये जहन में रखें कि ये मैं 10वीं स्लाइड जो है कि चाइना ने 15 नाम ज़ेंगयांग के 2021 में बदल दिए थे, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक। और उन्होंने फिर 2023 में, अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने 11 मजीद इलाकों के नाम बदल दिए हैं। ये वो साउथ पार्ट ऑफ तिब्बत या साउथ पार्ट ऑफ शिंगयांग कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको ये इन्होंने नाम बदल दिए। अच्छा, नाम बदल दिए और ये नक्शा जारी कर दिया है। और इस नक्शे के नतीजे में अब सिचुएशन ये बनी है कि ये चाइना, इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पे टॉक्स नाकाम हो गई थी, जिसका जिक्र हुआ कि जी पता नहीं 19वां या 20वां जो राउंड था, जिसके लिए मेरा तो ख्याल ये था, हमेशा से रहा है कि चाइना अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा किसी सूरत। इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा कि नहीं, हमारी मुस्बत टॉक्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है सारा। फिर वो हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, फिर उन्होंने वाज़े किया कि नहीं कोई मुज़ाकरात हुई जो प्रीमियर शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के, कुछ नहीं हुआ। अब जनाब उन्होंने आज नक्शा जारी कर दिया है। अब उसके ऊपर मैं सिर्फ उनका मीडिया कोट कर रहा हूँ। NDTV क्या कह रहा है? चाइना प्रोवोक्स इंडिया इंक्लूड्स अरुणाचल न्यू स्टैंडर्ड मैप। स्टैंडर्ड मैप है चाइना का, ये ध्यान में रखें। चाइना ने अपने स्टैंडर्ड मैप को दोबारा जारी किया है और उन्होंने बताया कि एक तरीका उन्होंने मैसेजिंग करने का, ये हमारा इलाका है, इसके ऊपर किसी किस्म की, और वो नाम बदलते जा रहे हैं और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता जा रहा है और यहां से कोई बात भी नहीं की जा रही। ये मैं बड़ा हैरान हूं कि ये, अच्छा उसके बाद जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया 5वीं स्लाइड, चाइना इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश अक्साई चेन इन इट्स न्यू स्टैंडर्ड मैप, फिर वही बात। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जयशंकर जो हैं, वो जयशंकर साहब का जो बयान है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं एस्कर्ट क्लेम्स शंकर हिट्स बैक एट चाइनाज न्यू मैप, यानी फजूल किस्म के दावे। भाई दावे वो क्या, वो उनका हिस्सा बन चुके हैं, वो कह रहे हैं हमारे हिस्से हैं, वहाँ पे वो ओल्ड हैबिट है, ये है वो है करके फिर वो निकल गए साइड से। भाई इशू ये है कि वहाँ पर फौज आ चुकी है, वो हिस्सा जा चुका है, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, अब क्या करना है? अब वो कुछ चूँकि बात समझ नहीं आ रही, तो अब उसके नतीजे में G20 समिट, और उनके जो शिवसेना के एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका नाम है संजय,
ठीक है। तो वो जो संजय रॉथ उनका नाम है गालिबन, तो संजय रॉथ जो हैं, ये मैं यहाँ पे आउटलुक इंडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने क्या मुतालबा किया आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से, अगर तुम्हें हिम्मत है तो चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो। अच्छा जी। अब मैं तो नहीं समझ पा रहा कि ये इनकी क्या पॉलिसी है, क्या इनके लोग सोच समझ के बात कर रहे हैं, क्या इनको गुस्सा है, क्या प्रॉब्लम है, और जो मोदी सरकार क्या जवाब देगी, वो मणिपुर और वो सारे इश्यूज। लेकिन एक पूरा खित्ता निकल जाना और फिर उसको मानना नहीं और फिर तस्लीम ही ना आप करें कि जी हमारा पूरा, और ये G20 से पहले ये देखें, अगर उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद, क्योंकि इतनी बड़ी सतह पे बात हुई, सेक्रेटरी खारजा ने बात की कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं ब्रिक्स के अंदर, और उन्होंने आगे से वजाहत की कि नहीं, आपकी ख्वाहिश पे हुए थे और यहाँ पे पीस आना चाहिए, अमन आना चाहिए, और कोई बात। आज उन्होंने नक्शा जारी कर दिया। अब नक्शा जारी कर दिया तो उसके ऊपर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और प्रॉब्लम जो है वो अब खड़ी ये हो गई है कि G20 के अंदर प्रीमियर शी जिनपिंग आते हैं, अगर उनको आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। इंडिया में क्या इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि आएंगे तो वो तो एक एज अ फातेह आ रहे हैं ना, कि वो ब्रिक्स में भी ले गए। और ब्रिक्स में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए, जो मैंने कल प्लाजा इकट की बात की थी ना, कि अमेरिका ने अपने सबसे अहम इत्तेहादी उस वक्त के जापान को जो है, पहले तो सरेंडर के बाद ज़ाहिर है जापान इत्तेहादी बना था, लेकिन उनके ब्रांड्स को ख़त्म कर दिया था, और फिर मईशत जापान की कभी खड़ी नहीं हुई। साउथ कोरिया खड़ा हो गया कुछ थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो जापान जो नंबर 1 दुनिया में बनने जा रहा था उसको ख़त्म कर दिया था। ये जहन में रखें कि इंडिया आगे जो जा रहा है, ना ये बात अमेरिका को पसंद आ रही है, ना ये बात चाइना को पसंद आ रही है। ये बात बिल्कुल, मेरा ख्याल है उनके पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर उनका ख्याल है कि उनको अमेरिका उठा के नंबर 1 दुनिया में बना देगा या इवन नंबर 2 भी बना देगा उनको, तो ये गलत है। चाइना और अमेरिका डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, और चाइना जो है, देखें चाइना तारीख में चाइना और रशिया के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। तारीख में चाइना और रशिया के ताल्लुकात पहली दफ़ा तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, यानी चाइना और रशिया के दरमियान लड़ाइयाँ, जंग, ये बाकायदा, ये मंगोलिया और साइब, ये लड़ाई होती रही है। ये बाकायदा जो 60s में और उससे पहले स्टालिन ने तो फौजें खड़ी कर दी थी। दोनों का कम्युनिज्म अलग था ना, एक तरफ वो माओइस्ट थे और एक तरफ वो कम्युनिस्ट दूसरी पर, तो वो बाकायदा कशीदगी थी, और इसीलिए शायद इसीलिए चाइना और अमेरिका की सुलह हो गई थी, और उसके नतीजे में फिर यानी पाकिस्तान का भी एक रोल था, और चाइना फिर खामोश रहा था जब अफगान जिहाद हुआ, वॉर हुई, तो चाइना ने खामोशी इख्तियार की, मदद नहीं की आके रशिया की। लेकिन तारीख में पहली दफा रशिया और चाइना एक हो गए, ठीक है। और इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, दो बड़ी ताकतें, एक ने यूरोप को उलझा दी है, दूसरा कह रहा है कि आप उधर जाओ, जो करना है करो, हम यहां से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही जो अगला बैटलफील्ड है, वो बैटलफील्ड आसियान कंट्रीज में तो चाइना आ गया, वो अब अफ्रीका हो गया। चाइना और रशिया और अमेरिका अब जो असल जो मामला है वो उन्होंने सारा तकरीबन आसियान कंट्रीज और बाकी आगे पीछे 9 डैश लाइन को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, ताइवान को भी मैप में इंक्लूड किया हुआ है, वो अब वहां पर जा रहे। अब मुझे जो मैंने कल भी बात की थी कि ये, और मैं दोबारा ये बात 2 या 2.5 या 3 साल से कह रहा हूं कि इस बात को ये ख़त्म नहीं होगा। वो चाइना आगे आएगा, चाइना और इलाकों के ऊपर जो है वो अपने इलाके वापस लेगा। चाइना की पॉलिसी ये कि ये हमारा इलाका है। चाइना जो है ना, शायद ताइवान के ऊपर हो सकता है कि चाइना हमला ही ना करे। मैं आपको ये बताऊं एक बात, ये मतलब एक कुछ सोच है कि चाइना हो सकता है चाइना ताइवान पे हमला ही ना करे, अपना इलाका है, अपने इलाके पे क्यों हमला करेगा? वो ब्लॉकेट करके ताइवान को अपने अंदर ले ले, चारों तरफ से नहीं ऑक्यूपाई नहीं, अपने वापस समेट लेना, यानी चारों तरफ से एक ख्याल है। क्योंकि अगर ताइवान उसका हिस्सा है तो वो अपने हिस्से पे तो बॉम्बिंग नहीं कर, वो अपने उसको ताइवान को ले ले, जस्ट कर ले, ब्लॉकेट करके, और यानी ब्लॉकेट करे। ये एक अमेरिकन के और बाकी जो जैपनीज और बाकी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके जहन में है कि फ्यूचर में शायद ऐसा हो, क्योंकि सिंपली आपने स्ट्रेट ऑफ ताइवान को दरमियान में आपने उसी को ब्लॉक करना है ना, और उसके बाद यहाँ से ब्लॉकेट करना है। वो जैसे क्यूबा में हो गया था कि क्यूबा में जब ब्लॉकेट कर दिया था क्यूबा का, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे हुआ था, तो क्या, अच्छा फिर मुझे बताएं कि अमेरिका क्या करेगा?
सर अमेरिका तो ताइवान को मानता ही नहीं है, अमेरिका तो चाइना को मानता है। मुझे बताएं कि जापान क्या करेगा? जापान तो चाइना को मानता है। मुझे बताएं कि साउथ कोरिया क्या करेगा? वो तो चाइना को, ताइवान को तो ये मुल्क मानते ही नहीं। ताइवान की मदद कैसे करेंगे? जब आप किसी मुल्क को मानेंगे, इंडिया क्या करेगा भाई? आप किसी मुल्क को मानेंगे तो फिर उसकी मदद करेंगे ना, मदद करेंगे। जब आप किसी को, ये एक ऐसी एक गंभीर सूरत हाल है इस वक्त कि ये G20 समिट से फौरन पहले ये ऐलान हुआ, और मैं सिर्फ इसको यानी जो फीलिंग्स हैं वहाँ पर इंडिया में, उसको भी यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडिया टुडे में 8 स्लाइड दिखा के शो को क्लोज करते हैं। हाउ चाइना's claim on non-actual Aksai Chin a new map escalates tension ahead of G20 summit। G20 समिट से पहले सूरत हाल गंभीर है। ये उस वक्त ये यहाँ इंडिया के मीडिया की मेन स्टोरी है, जो स्ट्रेटेजिक हवाले से कि आखिर ये हुआ क्या है इन सालों में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ थे। तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं फिर, या उनके अपोजिशन ठीक कह रही है, या वो लोग जो इख्तलाफ करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि आपकी क्या पॉलिसी रही है? सरेंडर है ना, ये क्या हुआ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।